अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज मैं अपने वालिदैन से मिलने गांव जा रहा था। बस ने मुझे अपने मुकर्रर स्टॉप पर उतारा और मोड़ काट कर वापस बाकी मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिल पर छोड़ने के लिए रवां-दवां हो गई। मेरे सिवा और कोई न उतरा क्योंकि उनकी मतलूबा जगह ये नहीं कहीं और थी। बस नज़रों से ओझल होने के बाद मैंने आसपास का जायज़ा लिया। सड़क पुरानी थी जिसकी वजह से कुछ टूट फूट का शिकार थी। बस में भी झटके लग रहे थे। सड़क के दोनों तरफ दरख्त और खुदरो झाड़ियाँ थीं। माहौल पर तारीकी की चादरें फैलना शुरू हो चुकी थी। मुझे कोई सवारी वगैरह नज़र न आई, बल्कि कोई बशर भी दिखाई ना दिया। मैं ये देखकर और भी बदहवास हो गया। मैंने अपने आप से सवाल किया। मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। हालात मेरे हक में नहीं थे। गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। इतना तो मैं पैदल चलने से रहा क्योंकि जिस्म थकन से चूर था और एक कदम चलना भी मुश्किल था। एक हाथ में बैग था जिसमें कपड़ों के अलावा दूसरी ज़रूरत की चीज़ें भी मौजूद थी। जेब में 15,000 रुपये पड़े थे। दिल चाह रहा था कि उड़कर घर पहुँच जाऊँ और लंबी तान कर सो जाऊँ, लेकिन इस वक्त मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। मैं अपने बारे में बताता चलूं। मेरा नाम खावर है। गांव में ढंग का काम ना मिलने पर मुझे शहर का रुख करना पड़ा था। फिर काफ़ी जिदोजहद के बाद एक कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूं। आज 2 साल का अरसा गुजरने के बाद अपने गांव जा रहा था। वालिदैन को हर माह खर्चा भेजता हूं। आने से पहले फ़ोन पर इत्तला दे दी थी कि इस रोज़ आऊँगा। अब अगर मुझे कोई सवारी ना मिली और बारिश शुरू हो गई तो क्या बनेगा। मैं घर ना पहुंचा तो वालिदैन समझेंगे शायद मैं कल आ जाऊं। मसला तो मेरे लिए था। सर्दी का अंदाज़ा बखूबी हो रहा था, इसलिए मुझे स्वेटर, टोपी, कोट और चादर में भी सर्दी महसूस हो रही थी। चुनाचे मैंने फैसला किया कि यहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि आगे बढ़ूँ ताकि बारिश होने की सूरत में महफूज जगह पर पहुँच जाऊँ। हालांकि मेरे लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल था, मगर आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा न था। बेदिली से मैं सड़क किनारे चलने लगा। मैं गर्दन घुमाकर दाएं बाएं भी देखता जा रहा था, इस उम्मीद पर कि करीब या दूर कोई मकान नजर आ जाए। बिलाखिर कुछ दूर मुझे टूटी सी दीवार नजर आई। यहाँ हो सकता है कोई मकान हो जिसमें पनाह ले सकूं। यह सोचकर मैं उस जानिब बढ़ने लगा। मकान पुराने तर्ज का था और काफ़ी बोसीदा हो चुका था। करीब पहुंचकर मैंने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हे बाद दोबारा दस्तक दी। इस दफ़ा दूसरी जानिब से कदमों की चाप सुनाई दी जो दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर कुंडी खुलने की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खामोशी तोड़ते हुए खुल गया। इतने में बारिश भी शुरू हो गई थी। दरवाजे के बीच में एक बूढ़ा हाथ में लालटेन पकड़े मुझे सवालिया नज़रों से घूर रहा था। बारिश हो रही है, आप मुझे अंदर आने दें, मैंने कहा। आओ, बूढ़े ने आगे से हटते हुए कहा। शुक्रिया कहते हुए मैं अंदर दाखिल हो गया। बूढ़े ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। बूढ़े ने मुझे पाँव से लेकर सर तक देखा और बोला, मेरे पीछे चलते आओ। मैं उस बूढ़े के पीछे चल पड़ा। पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। लालटेन की रोशनी अंधेरों को दूर करने के लिए अपनी कमज़ोर कोशिश में मसरूफ़ थी। मकान में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। 2-3 कमरों से गुजरकर बूढ़ा एक कमरे में रुक गया। यहाँ बैग रख दो, बूढ़े ने उंगली से एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने बैग रखकर सुख का सांस लिया। एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि बूढ़े की आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुमकिन है ये मेरा वहम हो, मगर बूढ़े की आंखें मेरे ख्याल की नफ़ी कर रही थी। दरअसल मैं गांव जा रहा था, लेकिन कोई सवारी ना मिली और ऊपर से बारिश हो गई। ठीक है, समझ गया, बूढ़े ने मेरी बात काटते हुए कहा। गोया पहले भी ऐसा होता रहा है। तभी बूढ़ा जान गया था कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने बूढ़े को देखा। अक्सर ऐसा होता रहता है, तुम्हारी तरह कोई गांव जा रहा होता है कि बारिश हो जाती है। लोग जल्द सोने के आदी होते हैं, इसलिए कोई सवारी वगैरह भी नहीं मिल सकती। आखिर वो इस तरफ आ जाते हैं, बूढ़े ने बताया। लकड़ी की एक पुरानी मेज़ का दरवाज़ा खोलकर उसने एक मोमबत्ती निकाली और जलाकर मेज़ के ऊपर खड़ी कर दी। तुम यहाँ आराम कर सकते हो। हाँ, एक बात याद रखना,
बूढ़े को जैसे कोई ज़रूरी और अहम बात याद आ गई जो मुझे बतलाना ज़रूरी थी। तुम्हें कोई चीज़ वगैरह नज़र आए तो डरना मत, वो सिर्फ तुम्हें खौफजदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कहकर बूढ़ा कमरे से निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कमरे का जायज़ा लेने लगा। एक पुराना पलंग था जिस पर एक तकिया और एक कंबल पड़ा था। वही एक मेज़ थी जिस पर मोमबत्ती जल रही थी। एक कोने में बाथरूम का दरवाज़ा था। पलंग के सामने दीवार में एक लकड़ी की खिड़की बनी थी। खिड़की खुली थी जिसके ज़रिए सर्द हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। बाकी कमरा खाली था। खिड़की से थोड़ी देर बारिश का नज़ारा करने के बाद खिड़की बंद की और पलंग पर लेटकर अच्छी तरह से कंबल लपेटकर आंखें बंद कर ली। थकन की वजह से जल्दी सो गया। रात का जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खिड़की बजने के सबब खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और खिड़की को घूरने लगा। खिड़की मुतवातर कोई पीट रहा था। ये कौन बेवकूफ़ है जो यूं खिड़की बजा रहा है? मैंने गुस्से से सोचा और खिड़की खोल दी। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि कोई भी नहीं था। मैंने गौर से चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नज़र न आया। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था, यानी बादल नहीं थे। चांद अपनी शानो शौकत से आसमान में खड़ा था। चांद की रोशनी से किसी हद तक तारीकी कम हो गई थी। मैंने दोबारा खिड़की बंद की और वापस पलंग पर आकर लेट गया। 2 मिनट ही हुए होंगे कि फिर खिड़की को कोई पीटने लगा। मैंने अपने कान साफ किए। हो सकता है मेरे कान बज रहे हों। मेरे कान नहीं, वाकई खिड़की बज रही थी। मैंने झुंझुलाकर खिड़की खोली, मगर इस मर्तबा भी कोई ना था। मैंने दिल ही दिल में उस अनजान आदमी को खूब सलावातें सुनाई। बाहर एक हू का आलम तारी था। सिवाय कुत्तों के भौंकने के कोई और आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। चंद लम्हे देखने के बाद उकताकर पलंग में आकर मैं लेट गया। इस दफ़ा खिड़की जानबूझकर खुली रहने दी थी ताकि देख सकूं कौन बदतमीज़ है जो रात के वक्त शरारत कर रहा है। अचानक मुझे बूढ़े की कही हुई बात याद आ गई जो कमरे से जाते वक्त उसने कहा था, तो क्या सचमुच इस मकान पर साया है? मेरा जिन्नात पर पक्का यकीन था कि वो इस दुनिया में मौजूद हैं। उनके वजूद को कोई झुठला नहीं सकता। मैं अनजाने खौफ से कांप उठा। रात के इस पहर जिन्नात का तस्वुर भी दहशतनाक था। मोमबत्ती की वजह से रोशनी मध्यम थी, जिसकी बदौलत मेरा किसी हद तक खौफ कम हो गया था। मैं मोमबत्ती देख रहा था कि हवा के झोंके से मोमबत्ती की लो थरथराई और बुझ गई। मैं जल्दी से उठा। कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने जेब से माचिस निकाली और टटोलता हुआ मेज तक आया। माचिस से तीली निकालकर मोमबत्ती जलाई, लेकिन फिर हवा की वजह से बुझ गई। मैं खिड़की की तरफ देख रहा था। हाथ में पकड़ी माचिस छूटकर गिर गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। खिड़की से तकरीबन 10 फुट के फासले पर एक लड़की खड़ी थी। लड़की सफ़ेद साड़ी में मलबूस थी। बाल खुले थे जो हवा से लहरा रहे थे। लड़की ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, आम नकूश की हामिल थी। लड़की मुझे तके जा रही थी। मैंने अपने आप पर काबू पाया और हिम्मत करके खिड़की बंद कर दी। वो लड़की कौन थी? रात के इस वक्त अकेली क्यों खड़ी थी? लड़की ज़ात होने के बावजूद वो बेखौफी से खड़ी थी। मैंने हैरान होकर सोचा। मैंने ज़रा सी खिड़की खोली और बाहर झांका तो दहशत की एक नई लहर मेरे बदन में दौड़ गई। अब वो लड़की उधर नहीं थी। कहाँ चली गई? मैंने उस लड़की को कहीं ना पाकर सोचा, क्या वो इंसान थी या कोई और मखलूक थी? मेरे जहन में अजीब व गरीब ख्याल रक्स करने लगे। खौफ से मुझ पर कपकपी तारी हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया और तमाम ख्यालात जहन से झटक कर माचिस ढूंढकर मोमबत्ती जलाई। जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर पैकेट वापस जेब में रखा। सिगरेट जलाया और कश लेने लगा। मेरे हाथ हौले हौले कांप रहे थे। अभी आधा सिगरेट बाकी था कि यकायक फिजा चीखों से गूंज उठी। मैंने घबराकर खिड़की की सिमत देखा। मेरा दिल बिल्लियों चल रहा था। मुझ पर लर्जा तारी हो गया। रफ्ता रफ्ता मैं खिड़की के करीब आया। चीखें थम चुकी थी। मैंने डरते डरते हाथ बढ़ाकर खिड़की खोली। मैंने खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखा, पर कोई होता तो नजर आता। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दफातन एक सियाह रंग की बिल्ली जस्ते लगाकर खिड़की के बिल्कुल करीब से गुजर गई। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी यह ख्याल नहीं था। मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और मैं नीचे गिर गया। खौफ और दहशत से मेरी हालत मुतगय्यर हो रही थी। मैं कुछ देर यूं ही बेहिसो हरकत पड़ा रहा, फिर हिम्मत करके उठा।
कपड़े झाड़े और खुली खिड़की बंद करने की नीयत से जैसे ही हाथ बुलंद किया, हाथ उठे का उठा ही रह गया। जिस्म में खून मुंजमद होने लगा। सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सामने एक दरख्त के नीचे इंसानी ढांचा खड़ा था। दोनों हाथ यूं ऊपर उठे थे जैसे किसी ने पकड़ रखे हों। दांतों पर खून लगा था जैसे किसी का खून पिया हो। यह मंजर देखकर मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने अपने उठे हुए हाथ में तवानाई पैदा करते हुए खिड़की बंद कर दी। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा जैसे कहीं दूर से दौड़ता हुआ आ रहा हूँ। हाँफते हाँफते पलंग पर ढह गया। आज से पहले इतनी खौफनाक और भयानक रात मेरी ज़िंदगी में न आई थी। कहाँ फंस गया हूँ मैं? मैंने खुद को कोसते हुए कहा। यह देखकर मैं और सहम गया कि अनकरीब मोमबत्ती ख़त्म होने वाली है। दूसरी मोमबत्ती नहीं थी। कम से कम मोमबत्ती तो और होनी चाहिए थी। उसकी वजह से मैं अब तक अपने होशो हवास में था, वरना तो मेरा दम ही निकल जाता। खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मुझे बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिले और मेरा खौफ दूर हो। मैंने मोमबत्ती हाथ में पकड़ी और बाथरूम की तरफ आ गया। दरवाजे को हाथ के ज़ोर से धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। मैंने मोमबत्ती एक तरफ रखी और नलका खोला। ये देखकर मेरी चीखें निकल गई कि नलके से पानी आने की बजाय खून आ रहा था। मैंने मोमबत्ती उठाई और बाथरूम से निकल आया। मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मुझे कमरे से खौफ आ रहा था। घुटन का एहसास भी हो रहा था। मैंने मोमबत्ती वापस मेज़ पर खड़ी की और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि खिड़की खोलूं या बंद रहने दूं। मुझे खोल देनी चाहिए। मैं मर्द हूं, कोई बच्चा नहीं हूं। मैंने खुद को ज़रा बहादुर बनाते हुए सोचा। मैंने खिड़की खोल दी। सामने देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहरें सरायत कर गईं। दिल उछलकर हलक में आ गया। ये वही लड़की थी। उसके एक हाथ में चमकता हुआ खंजर था, दूसरे हाथ में किसी जानवर का सर था जिससे ताज़ा खून रिस रहा था। लड़की के होंठों से लेकर ठोड़ी तक खून की लकीर बनी हुई थी। गोया उस लड़की ने हाथ में पकड़े हुए जानवर का खून पिया था। अचानक उस लड़की ने मेरी तरफ देखा। कुछ देर तो वो मुझे तकती रही, फिर हाथ झटक कर खिड़की की तरफ आने लगी। ये देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और खिड़की बंद कर दी और दूर हो गया। मुझे मौत अपने सर पर मंडलाती नजर आ रही थी। वो लड़की बाहर से खिड़की को बजा रही थी। यकायक खंजर खिड़की के अंदर घुस गया। ये देखकर बेख्तियार मेरी चीखें निकल गई। फिर खंजर वापस खींच लिया गया। खंजर जहां से निकाला था वहां एक झिरी सी बन चुकी थी और खून आने लगा था। खिड़की की लकड़ी काफ़ी पुरानी थी जिसकी वजह से खंजर बआसानी अंदर घुस आया था। मैंने उस कमरे में मजीद रुकने से गुरेज किया और बगैर आवाज़ पैदा किए दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। राहदारी में घुप अंधेरा था। कमरे में रखी मोमबत्ती ख़त्म हो चुकी थी। मैं अंधेरे में अंदाजे से एक तरफ चलने लगा और वो बूढ़ा कहाँ है जो मेरी चीखें बुलंद होने के बावजूद नज़र न आया। मुझे वो बूढ़ा याद आया जो वो खौफनाक मंजर देखने के बाद मुझे याद ही ना रहा था। कहीं वो चला तो नहीं गया। ये ख्याल आते ही मैंने खौफ से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की नाकाम कोशिश की। फिर मैं दबे पांव खामोशी से जीने के करीब आकर रुक गया। ऊपर जीने के अख्तिताम पर एक कमरा था। रोशनदान से लालटेन की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कमरे में वो बूढ़ा है। मेरे दम में दम आया और मैं जीने पर चढ़कर दरवाजे के पास जाकर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे सरगोशियों की तरह बातें सुनाई दी। मैं दरवाजे से कान लगाकर गौर से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने दरवाजे में मौजूद झिरी से अंदर देखा। वो 4 थे, उनमें से एक लड़की थी। वो बूढ़ा तो जब मुझे कमरे में लाया था तो मुझे कोई और नज़र नहीं आया था। ग़ालिबन सर्दी की वजह से वो ऊपर कमरे से बाहर ना आए हों। वैसे तो ये गैर इखलाकी हरकत थी कि मुझे जिसने पनाह दी उसकी बातें यूँ चोरों की तरह सुनूं, पर अगर मैं ये ना करता तो शायद मेरे साथ भी वही होता जो दूसरों के साथ हो चुका था। अब वो लड़का काफ़ी डर चुका है। बस थोड़ी देर तक कुछ और खौफनाक मनाजिर देखकर बेहोश हो जाएगा। उस बूढ़े की आवाज़ उभरी। हम उसकी बेहोशी के दौरान रकम उसकी जेब से निकालेंगे। जब होश आएगा तो फ़ौरन यहाँ से निकल जाएगा। घर पहुंचकर समझेगा रकम रास्ते में कहीं गिर गई होगी। दूसरे मर्द ने कहा, राहिला तुम ना होती तो ये सब इतना आसान ना होता। तुम्हारी ही बदौलत हम हर दफ़ा कामयाब होते हैं। तीसरे मर्द ने लड़की की तारीफ़ करते हुए कहा। लड़की अपनी तारीफ़ सुनकर थोड़ा सा हंस दी। उस लड़के को तो मालूम भी ना होगा जो कुछ
उसने देखा है वो सब नाटक है, झूठ है और उसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। उस बूढ़े ने कहा, देखा मैंने कैसा तरीका निकाला, कितनी आसानी से रकम हमें मिल जाती है, हमें कोई नाजायज़ काम भी नहीं करना पड़ता। लोग इतने तोहम परस्त हैं कि सब कुछ सच समझते हैं, एक ही मंजर देखकर बेहोश हो जाते हैं। अब बोलो, तुम तीनों हमेशा मुझे बेवकूफ़ कहते थे, अब कैसे मेरी जहानत के कायल हो रहे हो? दूसरे मर्द ने खुश होकर कहा, अब थोड़ी देर बाद तुमने उस लड़के को दोबारा डराना है। बूढ़े ने लड़की से कहा, सारी बात समझ में आ गई थी, पर मसला ये था, अब करूं तो करूं क्या? अगर मैं बेहोश हो जाता हूं तो भी रकम हाथ से निकल जाएगी, और ना भी हुआ तो वो आसानी से मुझ पर काबू पा सकते हैं। वो चार थे और मैं अकेला, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ भी नज़र ना आई जिससे मैं उन्हें ज़ख्मी कर सकता, और फिर कितने ज़ख्मी होते। मेरे ख्याल में किचन में ज़रूर कोई ऐसी दवा वगैरह होगी जिससे ये लोग दूसरों को बेहोश करते होंगे। मैं जीना उतर कर किचन ढूंढने लगा। अंधेरे में आंखें किसी हद तक देखने के काबिल हो गई थी। दाएं जानिब मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, ये किचन ही था। मैंने जेब से माचिस निकाली और तीली जलाकर मोमबत्ती के लिए नज़रें दौड़ाई। एक कोने में 3 मोमबत्तियाँ पड़ी थी। मैंने मोमबत्ती उठाई और जलाकर ऊपर खाने में कोई दवा ढूंढने लगा। एक खाने से मुझे एक दवाई मिल गई। अब मैं इसे किस में शामिल करूं? पानी किचन में ज़रूर होगा। मुझे ख्याल आया। मैंने कूलर के लिए नज़र दौड़ाई। एक जगह कूलर पड़ा हुआ था। मैंने मुस्कुराते हुए ढक्कन हटाया और दवाई पानी में उंडेल दी। पानी को हिलाकर ढक्कन वापस बंद कर दिया। बाहर से कदमों की धक धक सुनकर मेरा सांस रुक गया। जो कोई भी था किचन ही की तरफ आ रहा था। मैंने मोमबत्ती बुझाई और दरवाजे की ओट में दम साधे खड़ा हो गया। दरवाज़ा खोलकर वो आदमी अंदर आ गया। उसके हाथ में खाली जग था, जिसका मतलब था वो पानी लेने आया था। मैं दिल ही दिल में हंस दिया। मैं चुपचाप उस आदमी को देखने लगा। कूलर के पास जाकर उसने पानी से जग भरा। एक तो हमेशा मुझे ही पानी लेने आना पड़ता है, वो बुड़बुड़ाते हुए बोला। आइंदा नहीं करनी पड़ेगी ये जहमत, मैंने ज़ेरे लब कहा। वो वापस चला गया तो मैंने अपना रोका सांस बहाल किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। जीना चढ़ने और दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं किचन से निकल आया। कुछ देर बैठा रहा, फिर उठकर धीरे धीरे जीना चढ़ने लगा। दरवाजे से कान लगाकर दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा। लाओ सबको पानी तो पिलाओ, उस बूढ़े की आवाज़ आई। हाँ शौक से पियो, सारी रात मुझे डराया है, अब कुछ मुझे भी खिदमत का मौका दो, मैंने गुस्से से दिल में कहा। चारों ने बारी बारी पानी पिया। मैं अपने होठ भींचे खड़ा रहा। थोड़ी देर तक जब किसी की आवाज़ ना उभरी तो मैं समझ गया दवाई ने असर कर दिया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही चारों उल्टे सीधे पड़े हुए थे। वो लड़की भी थी जिसने मुझे खौफजदा किया था। मेरे होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। बाजी मेरे हाथों में थी। मुझे वो ढांचा भी नज़र आ गया जो दरख्त के नीचे खड़ा था। गालिबन वो ढांचा किसी कब्र से खोद कर लाया गया था। अच्छी खासी प्लानिंग थी लोगों को डराने और उनसे रकम लूटने की। जाने कितने लोग अपनी रकम से हाथ धो बैठे थे। मैंने नफ़रत से चारों को देखा। थोड़ी ही देर में एक रोशन सुबह का आगाज़ हुआ। उस तारीख रात के ख़त्म होने के साथ ही एक किस्सा भी अंजाम को पहुंचा। कम अज़ कम उन चारों को कुछ अरसे तक जेल की सैर करनी पड़ेगी। मैं मकान से बाहर आया। एक टैक्सी आती हुई नज़र आई। मैंने टैक्सी रोकी और पुलिस स्टेशन चलने को कहा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने थानेदार को सारी बात बताई। फिर मैं उनके साथ पुलिस मोबाइल में आया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ पहना दी थी। उनको होश आ चुका था। वो हक्का बक्का मुझे और पुलिस को देख रहे थे। तुम ख्वाब नहीं देख रहे, ये बिल्कुल हकीकत है। तुम लोगों ने जो किया है अब तुमको उसकी सज़ा मिलेगी, मैंने उनकी हैरत दूर करते हुए कहा। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे ये क्या हो गया है। पुलिस उन चारों को मोबाइल में बिठाकर ले गई। मेरे मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ। मैंने अपना बैग उठाया और एक नज़र डालकर मकान से बाहर आ गया। टैक्सी रोकी और उसको पता बताया। टैक्सी चल पड़ी। सीट की पुश्त से टेक लगाकर मैंने आंखें मूंद ली। लोग कैसे कैसे तरीक़ों से रकम हासिल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि दूसरों का क्या नुकसान होगा। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। लालच इंसान को इतना गिरा देता है कि वापसी का रास्ता नज़र नहीं आता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है
کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔